हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले इस चैप्टर से इसका हम वर्क पढ़ चुके थे। वर्क डन, फोर्स कैसे वर्क करता है, फॉर्मूला क्या है उसका। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनर्जी। एनर्जी, अब एनर्जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ ए बॉडी। एबिलिटी टू डू वर्क, कोई बॉडी कितना वर्क करने की उसकी एबिलिटी है, दैट इज द एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। वर्क ही एनर्जी में स्टोर होता है। जो जैसे हम दौड़ लगाते हैं सर्दियों में, तो गर्मी लगने लग जाती है ना, तो एनर्जी क्रिएट हुई। पसीने भी आते हैं, तो वर्क ही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। हम कुछ जैसे साइकिल में पेडलिंग करते हैं तो साइकिल चलने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये वर्क ही एनर्जी है बेसिकली। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मशीन की एनर्जी क्या होती है? उसकी एबिलिटी होती है, कितना वो वर्क कर पाएगी। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। अब इसकी टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत टाइप्स की हमने पढ़ रखी है। हीट एनर्जी हमने पढ़ा है, जो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी हमने पढ़ा है, हीट एनर्जी हीट के कारण जनरेट होती है। सोलर एनर्जी सन से मिलने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी तो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। ये बहुत टाइप आप छोटी क्लास में पढ़ के आ गए हैं। विंड एनर्जी है। ये सारे एनर्जी का, जैसे कोई भी एनर्जी वो वर्क कर सकती है। विंड एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हवा मूविंग एयर है, वो विंड मिल को मूव करा देती है, तो वो विंड एनर्जी है। ऐसे हर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का भी हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते ही हैं। अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं उससे। तो ये बहुत टाइप्स की, जो छोटे क्लास में पढ़ते हुए आ गए, ये एनर्जी है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट होती रहती है। तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी में भी कौन सी पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक और पोटेंशियल आप छोटी क्लास में पढ़ के आ गए हो। तो इससे सबसे पहले इसमें अभी मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट, मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूं इसको, ये छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो। मूविंग ऑब्जेक्ट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। छोटी क्लास में आप इसका फॉर्मूला भी पढ़ के आ गए, K=12mv²। m मास है और v उसकी स्पीड है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हम ड्राइव भी करेंगे इसको। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी रखता है, यानी कि एनर्जी रखता है तो वर्क कर सकता है। तो आपके पास बहुत सारे कुछ एग्जांपल हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, जैसे फायरिंग बुलेट विंडो पैन को क्रैश कर देगा, मूविंग स्टोन किसी को तोड़ सकता है, बुलेट किसी को मार सकता है, तो मूविंग ही तो है वो। तो मूविंग ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, वो वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है। तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे इंटरलिंक है। वर्क एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी वर्क की फॉर्म में दिखाई देता है। इनकी एसआई यूनिट ही वही है, जो वर्क की एसआई यूनिट क्या आती है? जूल। तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल ही है।
और CGS यूनिट वर्क की क्या थी, अर्ग, तो एनर्जी की भी CGS यूनिट अर्ग ही है। ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन था। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी रखता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी तो बेसिकली हमने अप टू 10th एक ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके हाइट पे जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। उसको जनरली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम 11th में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, 12th में फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ रखी है पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम चैप्टर 8 में ही पढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं, मूव कराते हो सरफेस से, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। या आपने और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे राम जी वाला धनुष, आपने स्ट्रेच की स्ट्रिंग को और फिर एरो लगाया उसमें, तो बाण सीधा टारगेट पे हिट करता है, तो उसको एरो को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। रबर बैंड आपने खींचा, छोड़ोगे तो चोट लगेगी हाथ पर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, ड्यू टू इस कन्फिगरेशन, पोजीशन चेंज के कारण आती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी शेप साइज चेंज हो जाए, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनर्जी में भी हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो अपना अभी टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी में कुछ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। यस, मूविंग बॉल, मूविंग फुटबॉल, मूविंग कार, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, पोजेसेस ए काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करेंगे, यानी अभी जो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, 12mv², उसी को हम ड्राइव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एक तो कैलकुलस मेथड है, तो इंटीग्रेशन तो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बता दिया गया है। एक तो वेरिएबल फोर्स के लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करने के लिए फॉर कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहला केस यही ले रहे हैं, फर्स्ट केस, ए फोर्स इज कांस्टेंट। देखो F इक्वल्स टू एम ए हम जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू होता है, F फोर्स है, M मास है, A एक्सलेशन है। अगर F कांस्टेंट होगा, F कांस्टेंट है, एक F इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कन्फर्म A कांस्टेंट होगा, देयरफॉर A विल बी कांस्टेंट। F कांस्टेंट है, M कांस्टेंट होता है, तो A भी कांस्टेंट होगा। अब A कांस्टेंट है तो चैप्टर 3 जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, B इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अप्लाई हो सकती है। ये तभी अप्लाई होती है जब एक्सलेशन कांस्टेंट है। तो सपोज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी 0 है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन की यूज कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी के लिए जा रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी, ये तो इनिशियल हो गई, लेट कर लिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, u0 प्लस 2as। अब इससे ए की वैल्यू निकाल लो, ए इक्वल्स टू कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2s, ये हो गया। ए इक्वल्स टू कितना हो गया, बी स्क्वायर इंटू 2s, ठीक है। अब ये एक्सलेशन आ गया। अब हमने पढ़ा है ना एनर्जी होती क्या है, वर्क डन है, वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो 0 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो उसने वर्क डन कितना किया। अब वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले लिया, s, ये स्मॉल s यहाँ लिख देता हूँ, ये s डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, s,
तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। हम थीटा यहाँ 0 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एस। एफ क्या होता है, सेकेंड लॉ से एम ए एस। अब एस को यहाँ स्मॉल एस ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एस, सिंबल है वो। ए की वैल्यू यहाँ से रख दो फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू रखो यहाँ। तो ये तो आपका एम एज इट इज, ए की वैल्यू लिख रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन 2s, और ये एस से एस कट गया, हाफ एम बी स्क्वायर। दिस इज द बर्डन, ये बर्डन हो गया। दिस बर्डन स्टोर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो दिस बर्डन किस में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब जो वर्क डन है मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है, K इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन सिंपल सा था। कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर फोर्स वेरिएबल है या उसको कैलकुलस मेथड से ही पूछ लेते हैं कई बार, तो वो निकाल रहा हूँ। फोर्स इज वेरी, इसमें तो फोर्स कांस्टेंट था तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया, हमने काइनेटिक इक्वेशन चैप्टर 3 की यूज कर ली। अब सेकेंड केस, एफ इज नॉट कांस्टेंट यानी वेरिएबल फोर्स है, एफ चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, रेस्ट से, और फाइनल वेलोसिटी इसकी मैंने ले ली v। अब वर्क डन ही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन निकालना शुरू करो। वर्क डन क्या होगा, एफ एस, एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने केस ले लिया थीटा 0, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एस। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। इसको कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं, इंटीग्रल मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब एफ की वैल्यू लिखो एम ए। देखो इसमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी एस लिख देता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी एस, एफ एम ए डी एस। जो डी एस अपॉन डी टी वो यूज करने पड़ेंगे। अब ए को, ए हम जानते हैं थर्ड चैप्टर में पढ़ गए हैं, डी वी बाई डी टी। तो ये लिख दिया एम ए डी वी बाई डी टी। देखो ये बर्डन है, थोड़ा लैंग्वेज लिखो क्या, लिख देता हूँ इसमें। ये बर्डन क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसको डी डब्ल्यू लिख जाता हूँ। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ds के लिए तो dw स्मॉल बॉर्डर लिख दिया है, ठीक है। तो एम ए डी वी बाई डी टी, सिंपली आप w ले सकते तो उससे फर्क नहीं है, स्मॉल के लिए हम dw लिखते हैं, w स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लिया आपने। अब ये a की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ एम डी वी, एक मिनट देखो एम ए डी एस। अब यहाँ लिखो वैल्यू, एम ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, डी वी अपॉन डी टी, और ये डी एस। अब डी टी को यहाँ ले जाओ, तो ये डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एम डी वी एज इट इज, डी टी इसके नीचे ले गए, ये डी टी है, डी एस अपॉन डी टी। तो ये हो गया एम डी वी, और बी नो दैट बी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी को हम क्या लिख देंगे, बी। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ एम बी डी वी, ये डी डब्ल्यू आ गया।
अब टोटल बर्डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टोटल बर्डन तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mb dv। अब ये चेंज किसका हो रहा है, वेलोसिटी। m तो कांस्टेंट है, भार हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ, m कांस्टेंट, ये भार, b dv। अब वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज किसका है, वेलोसिटी का है। इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है b, तो ये 0 से ये b, ये चेंज लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, b का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का क्या होता है, x dx का x² 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर लिख रहा हूँ, ये W इक्वल्स टू m एज इट इज, b का इंटीग्रेशन क्या होगा, b² 2, और लिमिट क्या है 0 टू b, ये आपकी लिमिट हो गई 0 टू b। अब देखो ये m, अपर लिमिट रखो पहले b² 2 माइनस लोअर लिमिट b के प्लेस पे लिखो 0, तो ये क्या हो गया, सॉल्व करोगे तो हाफ mb², ये W आ गया। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन stored as a kinetic energy, therefore kinetic energy equals to half mb²। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mb²। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया, हाफ mb²। अब देखो ये आपको काइनेटिक एनर्जी का, ये तो कभी कभी डेरिवेशन में आ जाते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mb²। m वहां पर मास है और b स्पीड है, और ध्यान रखना है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा ये फॉर्मूला आ गया, k इक्वल्स टू हाफ mb²। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन यहाँ बता देता हूँ आपको, ये k इक्वल्स टू हाफ mb², ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी का है, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसको मैंने सिंबल क्या दे दिया, k। अब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का सिंबल दे रहा हूं p, p इक्वल्स टू होता है mb। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी k एंड p लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम p, इनमें रिलेशन निकाल रहे हैं। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mb², p का mb। अब इसको रिलेशन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ये है ना, हाफ mb², कैसे भी निकाल सकते हो, आपको तो ये रिमूव करना है, इसको हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई हाफ m बोथ साइड। तो इधर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, नहीं हाफ m नहीं 2m से, 2m से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो आ जाएगा 2mk, इधर से हाफ से 2 से मल्टीप्लाई करो 2 कट जाएगा, m से m² b², तो m² b² को आप लिख सकते हो mb²। तो ये आ गया mb क्या है आपका p लीनियर मोमेंटम, तो ये आ गया p² इक्वल्स टू 2mk, ये आपका रिलेशन हो गया, p² इक्वल्स टू 2mk। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, p²/2m, ऐसे भी लिख सकते हो, p निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हो, √2mk। अब इस पर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ब्रीफ में थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये ध्यान रखना कि मोमेंटम किसी सिस्टम का अगर जीरो है, मोमेंटम जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। पहला इंपॉर्टेंट नोट,
जो कई बार इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इफ पी जीरो ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है, यानी 2 3 4 5 ऐसे खूब सारे पार्टिकल हैं, तो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट के इक्वल्स टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जबकि फॉर्मूले में दिख रहा है पी जीरो है तो के जीरो होगा, के पी जीरो है तो के जीरो होगा। अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है किसी सिस्टम का तो के जीरो हो जरूरी नहीं है, सिंगल पार्टिकल के लिए ऐसा होगा। अगर एक पार्टिकल ही है उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है तो कन्फर्म उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। लेकिन जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हो, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन है, सपोज हम 2 पार्टिकल लेते हैं, अब एक का मोमेंटम ऐसे, ये P1 है, और दूसरे का मोमेंटम ऐसे है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन इसकी स्पीड भी, इसका भी मास है, इसकी स्पीड भी और इसका भी, इसका मास है, इसकी भी स्पीड भी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नेट ऐड हो जाएगा। इस मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम बी स्क्वायर। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम बी स्क्वायर। इस पार्टिकल कितनी हुई, हाफ एम बी स्क्वायर। नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, 2 हाफ एम बी स्क्वायर, यानी सिंपली ले देता हूं एम बी स्क्वायर। अब इसका टोटल मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम कितना है, जस्ट टोटल मोमेंटम P निकालोगे, P1 प्लस P2, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो P1 इधर ले लिया मैंने माइनस एम बी और इधर प्लस एम बी, तो नेट कितना हो गया, जीरो। तो मोमेंटम 2 पार्टिकल का सिस्टम है जिसका एक का मोमेंटम एम बी इधर, जस्ट अपोजिट दूसरे का एम बी इधर, तो इक्वल एंड अपोजिट के नेट मोमेंटम तो जीरो हो गया सिस्टम का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट होंगे मोमेंटम तो जीरो हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक ही केस में जीरो हो तो दोनों का मोमेंटम जीरो हो, ठीक है, यानी स्पीड जब जीरो होगी दोनों की तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। लेकिन सिस्टम में एक दूसरे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, तो यह किसी भी सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होता कि मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो। सिंगल पार्टिकल के लिए ऐसा होता है, सिंगल पार्टिकल की अगर मोमेंटम जीरो है, एक ही पार्टिकल के लिए मोमेंटम जीरो है तो कन्फर्म काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्यों, सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम हो गया एम बी, अब ये जीरो है, मास तो जीरो होगा नहीं, बी जीरो हो जाएगा, मोमेंटम जीरो होते ही बी जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब इस पे, ये तो पहला इस पे क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा इसका पार्ट है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे देगा आपको, ये बोलेगा 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 एक का m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, मास ज्यादा है m1 का, ठीक है, और p सेम है, ऐसे क्वेश्चन बना देता है। p सेम, 2 ऑब्जेक्ट है जिनके मास है m1 m2 और दोनों का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो इस फॉर्मूले को यूज करो, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो p तो सेम यानी कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट है तो k इनवर्सली 1 अपॉन m। जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें मास किसका ज्यादा है, m1 का, तो m1 यानी k1 की काइनेटिक एनर्जी k2 से कम होगी। दूसरा इस पे बोलता है, तो क्या किया, p सेम है, ठीक है। अब दूसरा देखो इसमें तीसरा नंबर, अगर k सेम है, k सेम है, 2 पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और मास उनका वेरिएबल है m1 इक्वल टू m2 नहीं है, सपोज m1 ही बड़ा ले रहा हूं, कोई सा बोल सकता है m1 लार्जर है m2 से, तो p किसका बड़ा या छोटा होगा, p कंपेयर कर पाएगा। तो इसी फॉर्मूले जाओ p के लिए, यहीं से लिख रहा हूं, देखो k कांस्टेंट हो गया सेम होते ही, 2 कांस्टेंट है, p डायरेक्ट टू रूट m, जिसका मास ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा, दिख रहा है ना, m1 बड़ा है तो p1 ग्रेटर देन p2, p1 ग्रेटर देन p2। एक तीसरा केस बना लेता है, मास सेम है, सेम आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट, सेम मास के ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं,
सेम मास के ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। जैसे तीसरा m सेम है, दो m सेम है तो रिलेशन क्या m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, p डायरेक्ट टू क्या आ रहा है रूट के। तो जिस m दोनों का सेम हो गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, या जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मास सेम है तो मास सेम है, जिसकी मोमेंटम ज्यादा उसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसी का मोमेंटम ज्यादा। ध्यान रखना ये वाला रिलेशन, ये और वो एक ही बात है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार मोमेंटम का चेंज परसेंटेज में निकाल दे देता है, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, चेंज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज बताओ। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके जो उससे ऐसे निकलेगा, जिसके एफ माइनस के आई अपॉन इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू 100, इस फॉर्मूले में इससे रख देंगे फाइनल का और इनिशियल का। क्वेश्चंस करेंगे जो और बता दूंगा इसको। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड जनरली आपके एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा। जब भी ये चैप्टर हो जाएगा तो जब भी आपका कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जरूर देगा, P = √2m_k। अब ये आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था, अभी और है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डेरिवेशन भी 11th में दिया जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्यों वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है और बाद में भी उसका फॉर्मूला पीछा करता रहता है, यूज आता रहता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको पीछा करेगा 12th में भी, तो ये ध्यान रखना। ये P = 2m_k, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो ये छोटी छोटी बात है फिजिक्स में, जैसे आप डेरिवेशन फॉर्मूले तो याद कर लेते हो, लॉस से रिलेटेड ये बातें भी याद रहनी चाहिए। जैसे आपने फॉर्मूले याद कर लिया P = √2m_k, तो आपको पता होना चाहिए P क्या है, m क्या है और k क्या है। आधा फॉर्मूला कभी मत बोलो, जैसे √2m_k, तो ये फॉर्मूला याद नहीं किया आपने, P = √2m_k। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं जब कुछ भी फॉर्मूला पूछो तो आधा बोल देंगे, तो पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन ही पूरी आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें बेसिक जैसे कोई भी सिस्टम है उसका मोमेंटम 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? तो P 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 दिखाई दे रही है, P 0 करते कि 0 लगे, ऐसा नहीं होगा। P वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है 0 हो। तो ये इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे।